नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे कैसे होगी ऑनलाइन पढ़ाई, जिसको लेकर सरकार तमाम तरह के दावे करती है। उसकी जमीनी हकीकत क्या है वो देखेंगे हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। सरकार भले ही तमाम माध्यमों से बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का राग अलाप रही हो, मगर हकीकत ठीक उलट है। करीब 1.5 साल से अधिक का समय स्कूल का मुंह ना देख पाने वाले बच्चे लिखना तक भूल चुके हैं। अब जब 1 जुलाई से शिक्षकों के लिए स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी गई है, तो ये बच्चों के लिए मददगार नहीं होगा। देखिए एक रिपोर्ट। स्कूल खोलने के बहाने शिक्षकों को अन्य कामों में लगाया जा रहा है। बच्चों की प्राथमिकता सूची में नजर नहीं आ रही है। वजह यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले महज 5% बच्चों अभिभावकों के पास स्मार्टफोन हैं। ऐसे में 95% बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे, बड़ा सवाल है। सरकार ने ना टीचर्स को ना ही स्टूडेंट्स को कोई डाटा या डिवाइस दिया है। कैसे होगी ऑनलाइन पढ़ाई? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले महज 5% बच्चों अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है। 95% बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे? सरकार ने ना टीचर्स को ना ही स्टूडेंट्स को कोई डेटा या डिवाइस दी है। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बरेली में अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, हम आपको दिखाते हैं। हमने शिक्षकों से यह अनुरोध किया है और हर प्लेटफॉर्म पर अनुरोध करते रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जितने भी प्रयास संभव हो सकते हैं वह किए जाएं। सीमित संसाधन के बावजूद इस मंडल में कुछ शिक्षकों ने अभिनव प्रयोग किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है। जहां संसाधन नहीं हैं वहां पर स्वयंप्रभा चैनल पर हमारी क्लासेस प्रसारित होती हैं, दूरदर्शन पर प्रसारित होती हैं, दीक्षा पोर्टल पर इतने वीडियो अपलोड हैं, उसको देखा जा सकता है। मेरा बेटा बिशप कैनरॉड में पढ़ता है, फर्स्ट में पढ़ता है और अभी तक जो था वो क्लासेस जो चल रही थी वो इस पैटर्न पे चल रही थी कि होमवर्क आ जाता था वहाँ से और बाकी हम लोग बच्चे को उसको करा के भेज देते थे शाम के वक्त। लेकिन अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से जो है ये क्लासेस स्टार्ट करी है और ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट करी है इसका मतलब ये है कि सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक या 12 बजे तक बच्चा जो है वो लगातार एक तो मोबाइल के संपर्क में रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस वो देगा पूरी अपनी, एक घंटे पे क्लासेस चेंज हो रही है। सरकार ने ऑनलाइन की सुविधा तो जरूरी रखी है, लेकिन देहात में और गांवों में हर जगह हर गरीब आदमी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है जो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। इस लॉकडाउन की वजह से आदमी को अपनी रोटी मिलना कर रही है, अपने घर का खर्च चलाना कर रहा है, घर का खर्च नहीं चला पा रहा है, रोटी नहीं खा पा रहा है, वो समझ के कपड़ा नहीं बना पा रहा है, तो बच्चों के लिए मोबाइल कहाँ से खरीदेगा 10-15 हज़ार रुपये का। जैसे कि पिछली सरकार में सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे। हमारी सरकार, यूपी सरकार को भी चाहिए कि मोबाइल बांटना चाहिए अगर जनता की बाकी में कोई सेवा करना है। तो ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है, मान लीजिए घर में किसी परिवार के एक ही फ़ोन है, कहाँ से दोबारा बच्चा पढ़ाई करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा? तो आप ये मानते हैं कि सरकार ने जो मुहिम स्टार्ट गलत मुहिम है ये। तो ऐसे बच्चों के भविष्य में कहीं ना कहीं इफेक्ट बैठेगा? बिल्कुल पड़ेगा भैया। भाई जिनके घर में नहीं है मोबाइल, वो बच्चा क्या करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा अपनी? 10-12 हज़ार से कम का मोबाइल नहीं आता है, कहाँ से लाएगा इसको लॉकडाउन के समय में? आपके बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है इस समय? भैया जब घर पे जाते हैं हम तो आके उसे मोबाइल देते हैं, ऐसी पढ़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुहिम के तहत आज पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के स्कूल खोल दिए गए हैं, चाहे वो बेसिक स्कूल हो या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। सभी तरीके के स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ये अभी सब सारी की सारी पढ़ाई, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों, उनकी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होगी, इंटरनेट की सुविधा से होगी। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि सबसे बड़ा सवाल है कि हर ज़िले में और हर गांव में और हर क्षेत्र के घर में ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं है। किसी के नेट की व्यवस्था नहीं है तो किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सवाल होगा कि ऑनलाइन मुहिम के तहत कैसे पढ़ाई हो सकेगी। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर जो कि संयुक्त निदेशक हैं, बरेली मंडल के निदेशक हैं और प्रदीप कुमार जी, इनसे हमने अभी बात की थी कि उनका कहना है साफ तौर पे से कि हमने दूरदर्शन के माध्यम से भी और प्रवास संचार के माध्यम से भी हमने पढ़ाई की शुरुआत कराई है और
आशा करते हैं, प्रदीप कुमार जी कहना है कि आशा करते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की मुहिम है ये कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आएगी और ऑनलाइन सुविधा में पढ़ाई में कोई भी दिक्कतें सामने नहीं आएंगी। शिक्षकों पर थोपे गए हैं ये काम। मिशन प्रेरणा पोर्टल पर डाटा फीडिंग के काम, नवनिर्वाचित प्रधानों से समन्वय बनाकर कायाकल्प मिशन कायाकल्प को गति देने का काम, MDM यानी मिड डे मील के तहत खातों में फंड ट्रांसफर सुनिश्चित कराना, राशन सार्वजनिक वितरण केंद्र पर खाद्यान्न वितरण, विद्यालय परिसर का दुरुस्तीकरण की साफ सफाई और बेहतर रखरखाव, टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार नए पंजीकरण कराने पर जोर। गांडापुर में हमारे संवाददाता ने शिक्षकों से खास बात की, हम आपको दिखाते हैं। मामलों पर हकीकत जानने के लिए हम कुछ अभिभावकों से मिलेंगे और जानकारी करेंगे कि क्या वास्तव में कुछ लाभ इसका हो पा रहा है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक गृहिणी, इनसे जानकारी करते हैं कि इनके बच्चे की शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बच्चे कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप्स और जो दूसरे बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनका वो क्या शिक्षण व्यवस्था उतनी ही सटीक, उतनी ही बेहतरीन तरीके से हो पा रही है जिस प्रकार से पहले हुआ करती थी रेगुलर क्लासेस में? उसी तरीके से हो रही सर लोग मेहनत कर रहे हैं। अब बच्चों के अभिभावकों के ऊपर होता है कि बच्चों को अपना मैनेज करें, उन्हें मोबाइल दें, टाइम से बच्चों को पढ़वाएं, तो ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। सर लोग तो मेहनत कर रहे हैं अपनी। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं संपूर्ण व्यवस्था जारी है और इसके रिजल्ट भी दूरगामी हैं और हम भविष्य में इसके अच्छे परिणाम भी पा सकते हैं। जी, इधर सरकार ने 1 जुलाई से शिक्षकों के लिए स्कूल खोलने के आदेश जारी तो कर दिए, मगर तीसरी लहर को लेकर हो रही चर्चाओं से शिक्षकों में दहशत का माहौल है। शिक्षकों का कहना है कि बिना बच्चों के स्कूल में शिक्षकों का क्या काम, हम शिक्षक हैं, बाबू नहीं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के पास ना इंटरनेट है ना मोबाइल, आखिर कैसे होगी ऑनलाइन पढ़ाई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं सीतापुर की तस्वीर। सीतापुर में भी कोरोना के बाद सरकार के निर्देशों के साथ 1,59,000 स्कूलों के ताले तो खोल दिए गए, जिन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी से बच्चों को मोबाइल फोन से ऑनलाइन पढ़ाई कराने का दावा किया जा रहा है, परंतु जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। के न्यूज चैनल की टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए ब्लॉक हैदराबाद के सरैया सानी गांव में पहुंची, जहां पर कुछ ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन न होने की वजह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हकीकत जानना चाहते हैं कि आखिर गांव के बच्चों की पढ़ाई किस तरह से की जा रही है। आज 1.59 लाख बच्चों स्कूल खुल चुके हैं, जिसको लेकर सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर जब हम गांव की हकीकत जानने निकले हैं तो हम बच्चों से जानते हैं कि वो किस तरह की पढ़ाई करते हैं। बेटा, किस तरह से पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं? किसी तरह नहीं, पढ़ाई नहीं होती है यहाँ। हाँ, नहीं बताया गया कि मोबाइल से आप फोन बात करेंगे या पढ़ाई करेंगे कुछ मास्टर से? बताएं तो अभी नहीं। हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही। मोबाइल है आपके पास बड़ा? नहीं। हाँ, तो कैसे पढ़ाई करोगे? तो ये बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि इनके ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, महीने का रिचार्ज नहीं है, तो किस तरह से बच्चे पढ़ाई करेंगे, ये तो सरकार को एक बार सोचना पड़ेगा। उनके गार्जियन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब आपके बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं? बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। अब ऑनलाइन जब मोबाइल ही नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई किस तरह? तो किस तरह से आपके बच्चे पढ़ेंगे बताया? पढ़ेंगे क्या, पढ़ के तैयार हो गए, सब पढ़ चुके जो कुछ पढ़ना था। जितना 2-4 साल में याद किया था, साल भर में सब भूल गए। तो क्या लगता है ये ऑनलाइन जो पढ़ाई है बच्चों को नहीं हो पाएगी? सक्सेस हो ही नहीं पाएगी। है ही नहीं, मोबाइल ही नहीं तो कहाँ से पढ़ाएंगे? मोबाइल ही नहीं है। तो इनका जो गार्जियन थे हमारे साथ वो बता रहे थे कि यहाँ पर बच्चों के पास मोबाइल और गांव के गार्जियन के पास मोबाइल नहीं है, तो किस तरह से उनकी पढ़ाई होगी और किस तरह से बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो लगातार सरकार पोस्टेज कर रही है। मास्टरों को बताया जा रहा है कि प्रेरणा बनाए गए हैं, प्रेरणा स्रोत लोगों को रखा गया है कि वो 10 ऐसे बच्चों को पढ़ाएगा, अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। हमारे साथ ये सब गांव के बच्चे खड़े हैं, ये सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनको बताया जाए कि कोरोना काल में इनको कुछ भी नहीं मालूम हुआ और जो भी मालूम था वो भूल चुके हैं। तो इनके पास जो गार्जियन से बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे गरीब परिवार हैं जो ऐसा मोबाइल नहीं ले सकते हैं जो उनके बच्चों की पढ़ाई हो सके। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज। तो यहाँ पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ये वो तस्वीरें हैं जिनको लेकर दावा तो बहुत कुछ किया जाता है। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से शहर में एक बड़ा तबका अपने बच्चों को पढ़ाई को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो ये तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। ग्रामीण क्षेत्रों की यहाँ पर जब बात की जाती है तो कई जगह पर
एक परिवारों में सिर्फ एक मोबाइल होता है। ऐसे में यदि परिवार में बच्चे एक से अधिक हैं तो किस तरह से वहां पर बच्चे की पढ़ाई करी जाएगी। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को अपने जीवन यापन को लेकर, अपने गुजारे भत्ते को लेकर लगातार परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में मोबाइल उनके लिए एक अतिरिक्त बोझ है। तमाम परिवारों के लिए मोबाइल ले पाना, उसे खरीद पाना संभव नहीं है। ऐसे में सरकारों के द्वारा यदि इस तरह की कोई डिवाइस उन्हें मुहैया नहीं कराई जाती है तो किस तरह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई आगे चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सरकारों के द्वारा दावा जिस हिसाब से किया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई बड़े लेवल पर कराई जा रही है, लेकिन हकीकत में जो दावा है वो बिल्कुल इसके इतर है। साथ ही साथ मोबाइल की भी यदि हम बात करते हैं तो मोबाइल पर पढ़ाई करने के लिए मोबाइल का एंड्रॉयड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मोबाइल होना जिसमें बच्चे वीडियो देख सकें, वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। कई जगह गाँवों में देखा गया है कि मोबाइल तो होते हैं लेकिन वो मोबाइल सिर्फ बात करने लायक ही होते हैं। ऐसे में भी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सरकारों को एक दूसरे विकल्प के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना होगा। जिन घरों में मोबाइल उपलब्ध नहीं है, जिन बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, उनकी किस तरह से पढ़ाई किया जाएगा, उनके लिए क्या वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर भी विचार विमर्श होना अभी बाकी है। हमारे साथ ज़मीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए संवाददाता जुड़े हुए हैं। अबरार अली संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ बने हैं, ए सुफियान संवाददाता कानपुर देहात से हमारे साथ बने, साथ ही साथ शानू कुमार संवाददाता बरेली भी हमारे साथ बने हुए हैं। शानू, सबसे पहले आपके पास आएंगे और बरेली की हम बात करते हैं। जिस तरह से लगातार दावा किया गया है, आज डिजिटल इंडिया को भी 6 साल पूरे हो चुके हैं। ऑनलाइन माध्यम की यदि हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही अहम भूमिका निभाई है मोबाइल ने, और साथ ही साथ जिस तरह से आईटी की तमाम टेक्नोलॉजी रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम इसको देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये उतनी सफल नहीं हो सकती है। कारण ये भी है कि बड़े बड़े परिवारों में एक मोबाइल रहता है, वो मोबाइल कई बार एंड्रॉयड या टच होता है, कई बार नहीं होता है। ऐसे में तमाम बच्चों की पढ़ाई उसके माध्यम से हो पाना। दूसरी बात, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, वो किस तरह से ये पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम जो ऑनलाइन को लेकर दावा किया जा रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए प्रियंका, ये जो आपने बात कही कि जो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर से क्लियर है कि ये जो सरकार की मुहिम है ऑनलाइन क्लासेस की, ये पूरी तरीके से फेल है और ये कामयाब होती हुई नजर बिल्कुल नहीं आएगी। हमने आज जमीनी स्तर के अभिभावकों से भी बातचीत की और उसमें कुछ परिवार के अभिभावक ऐसे भी थे जो एक मिडिल क्लास से भी थे और लोअर क्लास से भी थे। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि जो गरीब हम लोग मैनेज कर लेंगे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से, या फिर किसी प्राइवेट टीचर को घर में लगवा लेंगे जिससे कि वो अपने फोन से किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाई करा सके। लेकिन जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो गांवों के लोग हैं, देहात क्षेत्र के लोग हैं, वो आखिर किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। और ये प्रियंका बड़ा सवाल है कि जो गरीब परिवार हैं, देहात क्षेत्र है, उनके घर में आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में अभी तक एंड्रॉइड फोन नहीं है, सिर्फ वो कीपैड फोन से अपने दूरसंचार के माध्यमों से लोगों से संबंध बनाए रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब एंड्रॉइड फोन ही घर में परिवार में नहीं है तो आखिर पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन सरकार साफ साफ दावे कर रही है कि हम दूरसंचार के माध्यम से, जो दूरदर्शन के माध्यम से और स्वतंत्र प्रभाग के माध्यम से काफी टीवी चैनल पे ऐसे जो चैनल है जिनसे बच्चों की पढ़ाई हो सके। लेकिन प्रियंका, देखने वाली बात होगी कि आज भी कुछ घर ऐसे हैं जिनके घर में टीवी तक उपलब्ध नहीं है, तो कैसे वो पढ़ाई कर सकेंगे और आखिरकार उनका भविष्य एक गड्ढे में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रियंका, आज हमने बरेली के जो संयुक्त निदेशक हैं, जो कि पूरे बरेली मंडल के संयुक्त निदेशक हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर से कहा है कि जो बच्चे हैं वो साफ तौर पर से पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और किसी न किसी तरीके से माध्यम से, सभी माध्यम खुले हुए हैं, लेकिन किसी भी माध्यम से पढ़ाई को फोकस करें। लेकिन साफ तौर पर से उनका भी एक तरफ से कहना यह भी था कि आखिर जो कुछ परिवार ऐसे हैं, मान लीजिए 100% में से 30% परिवार ऐसे हैं जिन पे ना ही मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, ना ही टीवी की सुविधा उपलब्ध है। आखिर टीवी पर की बात करें तो प्रियंका, तो टीवी पर भी समय के हिसाब से क्लासेस ऑनलाइन चालू होती हैं, लेकिन उस समय बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो एक ये बड़ा सवाल प्रियंका है कि आखिर कैसे बच्चों का भविष्य उजागर होगा। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। अबरार अली संवाददाता सीतापुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अबरार, सीतापुर की यदि हम बात करें तो जिस तरह से आपने तस्वीरें वहां पर दिखाई हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मोबाइल उपलब्ध नहीं है, साथ ही साथ अभिभावकों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मोबाइल की जो कीमत है वो कई बार लोगों के बजट में नहीं होती है, लोग मोबाइल खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे में क्या स्थिति है, किस तरह की, साथ ही साथ शिक्षकों का इस योजना को लेकर क्या कुछ कहना है?
की बात की जाए तो लगातार जो अभिभावक हैं और शिक्षक हैं उनसे बात की हमने, तो अभिभावकों का कहना है कि हमने प्रेरणा स्रोत जो सहायक हैं वो रखे गए हैं गांव में, और वो बच्चों को हम जो काम देते हैं वो बच्चों तक, वो प्रेरणादायक तक पहुंचता है, उसके बाद वो बच्चों तक पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चों तक वहां पर पहुंचता है गाँव में, और वो बच्चों किस तरह से पढ़ा पाए, जो स्कूल में आते थे उनको नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो गांव में किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ये तो सोचने वाली बात होगी। लेकिन गांव में जो गरीब तबके का बच्चा है वो किसी तरह उसके मम्मी पापा जो है किसी तरह का रोटी का रोजगार कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से ये 10,000, 12,000, 15,000 रुपए एंड्रॉइड फोन है, इस तरह से उसको फोन लेके नहीं देने की क्षमता है, उनके घर में टीवी नहीं है जिसके चलते वो आगे की पढ़ाई कर सके। और इसके बाद अगर वो मोबाइल भी ले लेता तो उसमें 300 रुपए का 400 रुपए का महीने का रिचार्ज उससे कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका रोजी रोजगार कुछ नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो गाँव खेतों में काम करते हैं और राशन की दुकान से राशन ले लेते हैं, जिसके चलते उनका रोजी बच्चों का पालन पोषण हो पाता है। तो अब किस तरह से सरकार ऑनलाइन पढ़ाई की बात जरूर कर रही है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। जब गांव में हमने जाकर देखा है तो गांव की हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। वो कहीं भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं, सभी बच्चे घूम रहे हैं। और उनके अभिभावकों से बात हुई तो हमारी, तो उनका साफ तौर कहना कि हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है जिससे हमारे बच्चे पढ़ सके। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये जो बच्चों का भविष्य है तो किस तरह से उज्जवल होगा और किस तरह से सुधरेगा, ये सरकार को एक बार जरूर सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस पर बात करेंगे। जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर तमाम दावे सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि सरकारों के दावे तो कागजों पर ज़रूर उतरते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यदि देखी जाए तो कहीं ना कहीं मोबाइल को लेकर भी दिक्कतें बनी हुई हैं। साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पर किस तरह से इतनी भारी संख्या में लोगों के पास मोबाइल उपलब्ध हो पाएंगे कि शिक्षा हो पाए, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और घाटमपुर से भी हमारे साथ लगातार संवाददाता ये सूफियान बने हुए हैं। सूफियान, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से तमाम जगहों की तस्वीरें हमने देखी हैं, शहरी क्षेत्रों की बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं मोबाइल आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों को लगातार बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट पर आज हम इस बात की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण अंचलों तक पहुंच पा रही है, यदि पहुंच पा रही है तो किस तरह से कौन सी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का ऐसे लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के रहनुमा, गरीबों, किसानों, मजदूरों के नायक, उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव का जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा।
उसी कड़ी में भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के इस पोखराया जनसंपर्क कार्यालय में भी कल जन्मदिन बड़े हर्ष और उत्सव के साथ मनाया जाएगा। और ये जन्मदिन उस महान नेता को बधाई देने के लिए हजारों किसान मजदूर जो जहां पर है वो दिल से जवानों को एक दिशा देने का काम किया है, गरीबों मजलूमों की रहनुमाई की है और 5 वर्ष की हुकूमत के समय में उत्तर प्रदेश में जो नए आयाम स्थापित किए हैं, विकास की नई धारा को प्रवाहित किया है। मैं समझता हूं देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है और विकास की उन योजनाओं को लागू करने का काम किया है जो आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के